नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। यूक्रेन में जंग के हालातों के बीच सैकड़ों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, जो यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पहुंचे थे। यूक्रेन में शिक्षा पाने के लिए पहुंचे ये छात्र लगातार अब भारत लौटने की कवायद में जुट गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक वहां 18,095 भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हरियाणा और पंजाब के हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। भारत के मुकाबले यूक्रेन में एमबीबीएस करना ज्यादा सुविधाजनक है। वहीं सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय छात्र यूक्रेन या फिर अन्य देश पढ़ाई के लिए क्यों जाते हैं? क्या भारत में शिक्षा का स्तर यूक्रेन या फिर अन्य देशों से कम है? दरअसल यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल पैदा ये होता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारत के बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते क्यों हैं? वहीं जब इस मुद्दे की तस्दीक की गई तो पता चला कि भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए छात्रों के लिए सीटें बेहद कम है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में डोनेशन देना पड़ता है। भारत में जब सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटें भर जाती हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में डोनेशन के नाम पर लूट खसूट शुरू हो जाती है। ऐसे में छात्रों के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने शिक्षा पूरी करने के लिए विदेश जाएं। कहते हैं और हम सब लोगों का ही प्रयास है कि जो भी आना चाहता है उसको अपने देश में बुलवा लिया जाए, और जो लोग भी बिहार के हैं जहां कहीं भी वो केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएंगे वहां से उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर रही है, वो कर देगी। अभी कुछ लोग आए ना, आज ही सुबह में भी आए, फिर आने वाले हैं। जितना भी बाहर से आ रहा है सबको घर तक हम लोग पहुंचवा देंगे, ताकि किसी तरह देखिए जितने लोगों की खबर आ रही है सबका खबर दे करके, और जो भी वहां से इच्छुक रहेगा उन सब लोगों के लाने का तो पूरे देश के लोगों का भारत सरकार कर ही रही है। और अपने बिहार वाले भी आ जाएंगे, और जहां भी कहीं भी देश के किसी भी कोने एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वहां से उनको बिहार लाना और उनके घर तक पहुंचाना, ये हम लोग नीचे इंतजाम कर चुके हैं। यहाँ वो किया जा रहा है और सब लोगों के प्रति हम लोगों की सहानुभूति है। अब वो देखिए वहाँ का जो भी स्थिति होती है अलग, लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ने गया है वहीं पर रहता है तो अगर उसको इस तरह की दिक्कत हो तो हम लोग तो जरूर चाहेंगे वो किसी प्रकार की न गुजरे, तो इसीलिए हम लोग उसमें लगे। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी, और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा, और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक
इसी मुद्दे पर गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो बात यूक्रेन और रूस की कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी तनाव जारी है, हालात पूरे तरीके से तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है। लेकिन अब इस बीच बात सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी, भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर ये विद्यार्थी, ये बच्चे जो हैं वो यूक्रेन पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या भारत में शिक्षा प्रणाली इतनी सुविधाजनक नहीं है? क्या भारत में वो सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती जिसके लिए वो यूक्रेन उन्हें जाना पड़े? इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, योगेश कुमार सोनी जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, और विपिन शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले विपिन जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये सवाल देखिए वाकई बहुत बड़ा है। लगभग 30,000 से ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ विद्यार्थी हैं, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, और अभी हमारे पास आंकड़ा सिर्फ यूक्रेन का है, ये भी समझने वाली बात है। बहुत से ऐसे अन्य देश हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। आखिर क्या भारत में शिक्षा प्रणाली इतनी सुविधाजनक नहीं? उसका कारण क्या आप समझते हैं? मुस्कान जी, कुछ दशक पीछे जाना पड़ेगा। 88 का दौर, 1988, 89, 90, यहां पर एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि जब हिंदुस्तान से बच्चे अपनी मेडिसिन पढ़ने के लिए रूस जाते थे, और वहां पर जो डिग्री थी एमबीबीएस की, उसको मान्यता मिली एमसीआई से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये बात समझनी पड़ेगी, वो एक स्वर्णिम दौर था। लेकिन वो जो उस दशक में जो बच्चे गए पढ़ने बाहर, उनको ये अंदेशा नहीं था कि ये सोवियत यूनियन ऐसे बिखर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 15 अलग अलग रिपब्लिक्स में बढ़ जाएगा, और जो सुपर पावर था वो बिल्कुल, उनकी इकोनॉमी भी, जो अर्थव्यवस्था भी है, वो भी खराब हो जाएगी, पटरी से बिल्कुल अलग हो जाएगी, और लोगों को बहुत आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा। और अभी भी आपने जैसे चर्चा की शुरुआत में जो आपका पैकेज चला, उसमें यही बात का जिक्र हो रहा था कि क्या कारण है कि बच्चे जो है हिंदुस्तान से रुक कर जाते हैं यूक्रेन या अलग अलग देशों में। देखिए, एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीटें भी कम है, और साथ में कंपटीशन इतना है। हिंदुस्तान की अगर बात करें, आजकल तो कट ऑफ जो जाता है वो भी कॉलेजेस में आपको दिख रहा है 100% जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बन गई है तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? तो फिर उनको रुक करना पड़ता है 7 समुंदर पार। तो ये एक कड़वा सच है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास और चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विपिन जी, आप अपनी बात पूरी करें। विपिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मेरे को आवाज आ रही है। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, देखिए, तो ये एक कड़वा सच है जो हमें समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण है कि हिंदुस्तान में, देखिए, अगर हम शिक्षा का स्तर बोले, वो निश्चित बात है, उसमें काफी फर्क आया है। शिक्षा का स्तर भी काफी सुधार आया है। कई रिफॉर्म्स नए सरकार ने पहल करके इंट्रोड्यूस करे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी सफर काफी लंबा है। और हम लोग तो बार बार एक शब्द हमने देखा 3-4 दशकों में, हमने बहुत उसको बोलते थे कि ब्रेन ड्रेन, कि क्या कारण है ब्रेन ड्रेन होता है। जितने यहाँ का जो प्रतिभाशाली लोग हैं, पोटेंशियल जिनके पास है, क्षमता है, वो लोग रुक कर जाते हैं यूके की तरफ, कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, अमेरिका की तरफ, जिसको लैंड ऑफ बिग अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। तो ये इधर इस समय सोच जानी चाहिए एचआरडी मिनिस्ट्री की भी, कि क्या कारण है, कि कैसे हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो बच्चे हैं उनको हिंदुस्तान में ही व्यवस्था मिले। और बल्कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को आप अव्वल दर्जे का एक एजुकेशनल डेस्टिनेशन बनाए। जैसे हम मेडिकल टूरिज्म के लिए हिंदुस्तान को एक डेस्टिनेशन बना लिया है अव्वल दर्जे का, उसी तरह हर्बल के लिए बना दिया है, हर्बल ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरीके से अब सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि हम हिंदुस्तान में वो शिक्षा का स्तर उस अव्वल दर्जे पे ले जाएं, ताकि बाहर के मुल्कों के लोग आके हिंदुस्तान में तालीम उनको मिले। बिल्कुल। और अलग अलग कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज बने,
जिसकी पहल हो रही है, ऐसी बात नहीं है, एक नींव रखी जा रही है। इस समय थोड़ा समय लगेगा, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है और अभी तो इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं एक बात बोलूंगा, प्राथमिकता होनी चाहिए इस समय की जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। दो बातें बोलना चाहूंगा बड़ी अहम। पहली बात तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जैसे पहले लेबनान वाला युद्ध हुआ, उसके बाद लीबिया का युद्ध हुआ था, तब भी जो सरकारें रही हैं, मनमोहन सिंह की सरकार, तो उन्होंने इवैक्यूएशन करने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। तो यहां पर मोदी सरकार भी बिल्कुल डटी हुई है, पूरे दमखम से इस समय प्रयास जारी हैं और जो स्पेशल फ्लाइट्स जारी हैं बच्चों को वापस लाने में, तो वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकार ने। और यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक बात होनी चाहिए, अपेक्षा ये करी जाती है कि यहां पर कम से कम कोरोना जब आया, कोरोना के काले बादल हमारे देश में मंडरा रहे थे और टीके का इंतजार था, जब टीके का इजाद हुआ वहां पर भी राजनीति शुरू होगी, ओछे दर्जे की राजनीति। तो यहां पर कम से कम बच्चों के मामले में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, कोटा से किस राज्य, किस सूबे के मुखिया ने सबसे पहले बच्चे बुलाए, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई थी। कम से कम अब इस चीजों से बचने की आवश्यकता है, प्राथमिकता देनी चाहिए कि बच्चों को पहले हम सुनिश्चित लेके आए और उसके बाद यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, ये सुनिश्चित करें कि कैसे हम लोग। आज हम इसकी बात कर रहे हैं विपिन जी, और ये अहम बात है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि एजुकेशनल डेस्टिनेशन बनाना चाहिए भारत को, और ये काफी अहम भी है। योगेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। विपिन जी ने तमाम अहम बातें बताई और ये काफी अहम बातें हैं। मैं समझना चाहूंगी आपसे कि शिक्षा को लेकर बच्चों का जो ये पलायन है, जो हमारे देश की प्रतिभा है वो बाहर दूसरे देशों में जा रही है और वहां जाकर उनका नेतृत्व एक तरीके से कर रहे हैं, ये काफी कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश की और मैं एक बात जोड़ूंगा इसमें जी, उसमें अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल, एक तरह से यहाँ का प्रतिभा वहां जाएगा, बिल्कुल, तो यहाँ बढ़ाने के बजाय वहां को आप मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी समझने वाली बात है कि जो एक बच्चा है, अगर वो यूक्रेन में या किसी बाहर देश में पढ़ाई कर आ रहा है योगेश जी, तो उसके बाद पढ़ाई वो वहां करेगा, तो यहाँ पर आकर वो 40,000 की नौकरी तो करेगा नहीं, वो वहीं बाहर के देशों में जाकर अपने 2 से 3 लाख करोड़ की नौकरी करेगा। तो भारत की जो प्रतिभा है वो भारत में काम नहीं आ रही है। मुस्कान, पहली बात तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने ऐसे मौके पे एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो तमाम चैनलों से, तमाम बाकी संस्थाओं से अलग है। और अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपने मुझे मौका दिया है। ऐसा है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जैसा मेरे साथी मित्र ने बताया कि हर चीज को अवसर में बेचा जाता है, अवसर उसको भी अवसर में बेचा जाता है। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई की बात करते हैं तो उस मेडिकल की पढ़ाई की आप सच्चाई जान लीजिए कि उसकी एक्चुअल फीस क्या है। 50-60 लाख रुपए मिनिमम डोनेशन जाती है, जो लगभग पिछले दशक भर में बढ़ के 70 से 80 लाख रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर जो एक मध्यम वर्ग और गरीब आदमी है वो सब कुछ बन जाता है, लेकिन यदि उससे मेडिकल की पढ़ाई की बात करें तो उसकी रूह फना हो जाती है। बच्चा कितना काबिल हो, वो विद्यार्थी कितना होशियार हो, लेकिन जब भी मेडिकल की पढ़ाई बात आती है तो वो अपने पत्ते गिरा देता है और वो ये कहता है, उसका वो परिवार कहता है कि हम इसको पढ़ा ही नहीं सकते। बात जब आपने कहा कि भाई हमारा जो एक टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कही आपने। हमारा टैलेंट मेडिकल के क्षेत्र में नहीं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और टीचर के क्षेत्र में, अन्य तमाम क्षेत्रों में बाहर जा रहा है। और मुस्कान, आपके चैनल से मैं एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का गणित का अध्यापक सबसे ज्यादा होशियार पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 गणित का अध्यापक हमारे देश का माना जाता है। तो ये तो आपने एक घटनाक्रम को लेके बात करी, हमारा टैलेंट हर क्षेत्र से बाहर जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब था, आपने कहा कि सर वो जब वहां से पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो वापस क्यों आएगा। निश्चित तौर पे जब बंदा कोई यहाँ से बाहर चला जाता है हिंदुस्तान से, तो बहुत कम रेशो होता है कि वो वापस आए। बिल्कुल, वहां वो छोटा काम करने को तैयार है, लेकिन यहाँ वो बड़ा काम करने को तैयार नहीं। वहां की सुख सुविधाएं, वहां का जीवन शैली, वहां का जीवन यहाँ पर बड़ा सुगम और सुंदर होता है। यहाँ पर आपने जो मुद्दा उठाया है, मुझे खुशी के साथ आश्चर्य भी कि ऐसे मौके पे आपने वो नब्ज पकड़ी है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, जिस पर हमें अमल करना चाहिए, जिसपे सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, जिसपे सरकार को एक मंथन चिंतन करके उसको अंजाम देना चाहिए। हमारा जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। और एक बात और बताऊं मुस्कान मैं आपको कि हमारे देश में अधिक से 50% से ज्यादा रेशो इतना खतरनाक है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग हिंदी भाषा में वह उसको पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश जिसको इंग्लिश बोला जाता है वो पढ़ना
चाहते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया अंग्रेजी ना आने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके लिए हाल ही में मैंने कभी एक डॉक्टर का इंटरव्यू करा था और उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारे देश में ऐसे तमाम लोग हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन वो बेहद प्रतिभाशाली हैं। अंग्रेजी ना आना कोई अवगुण नहीं होता मुस्कान, लेकिन जब उन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, हालांकि इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में हो गई है, गंगाराम की डॉक्टर साहिबा मीना छाबड़ा जिन्होंने इसकी इंस्टीट्यूट में लेकर शुरुआत करी है कि हम जैसे शुगर को कोई मधुमेह नहीं बोलेंगे, शुगर बोल देंगे। तमाम ऐसे शब्द है जो इंग्लिश थे, इंग्लिश का हिंदी टाइप जिसको बोलते हैं, वो शुरुआत थोड़ी थोड़ी सी अब हुई है। यदि ये टैलेंट को हम कर लें तो यकीन मानिए हम बहुत बड़ी एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर काम करने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बात यह है कि 75 साल हमारी आजादी को हो गए हैं, लेकिन आज हम कहाँ हैं? शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब देश आजाद हुआ था तो हमारा $1 $1 के बराबर था, लेकिन अब वो डॉलर 75, 76, 80 के पार जाने को है, लेकिन हमारा $1 वो तो और पिछड़ता जा रहा है। वो $1 का $1 ही है, वो हिला ही नहीं है वहां से। ये बात भी समझने वाली है कि आखिर ऐसा क्यों। और देखिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को जिस तरीके से आपने जिक्र किया योगेश जी, काफी अहम बात है। आशुतोष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हालांकि अगर मैं बताऊं तो देखिए, हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई है तो मध्यम वर्ग है। सबसे ज्यादा की अगर बात करें मध्यम वर्ग है, और मैं खुद मध्यम वर्ग से आती हूँ और मैं खुद मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके साथ बैठकर डिबेट कर रही हूँ। कारण यही है कि आखिर क्यों हमारे देश में वो कॉलेजेस नहीं है, क्यों हमारे देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है कि हमें बाहर जाना पड़ता है, हम देश में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते। पलायन को कैसे रोका जाएगा? आशुतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हम भारतीय लोगों का विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण अभी कम नहीं हुआ। हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखें आशुतोष जी। भारतीय लोगों का विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण अभी कम नहीं हुआ। भारत में शिक्षा। ठीक है, मैं लौटूंगी आशुतोष जी आपके पास। आपकी आवाज भी साफ नहीं आ पा रही है। एक बार तकनीकी खामी को दूर करने के बाद फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। आशुतोष जी, आपको मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। लोगों का अभी देश बहुत भंग नहीं हुआ, कम जरूर हुआ लेकिन भंग नहीं हुआ। भारत में शिक्षण संस्थानों की बहुत कमी है। छात्र यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, डोनेशन के लिए उनसे काफी ऊंची डोनेशन मांगी जाती है। एक छात्र जब तक उसकी MBBS की पढ़ाई समाप्त करता है 1 से 1.5 करोड़ रुपये उसका खर्चा हो जाता है। 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब वो नौकरी में जाते हैं तो नौकरी में 50 लाख से 50,000 की नौकरी दी है। और छात्र जो एक डॉक्टर बनता है, BBS करने के बाद जब डॉक्टर बनता है, उसकी अपेक्षा, उसकी उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा होती है कि मेरे को पैसा इंस्टीट्यूट में अच्छी तनख्वाह मिले। हेलो, तनख्वाह उनको अच्छी नहीं मिल पाती। बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर से जाकर के जब वापस अपने देश में आते हैं, ज्यादातर लोग बाहर ही सेटल होना पसंद करते हैं। भारत से आपकी उनको हॉस्पिटल में कुछ बेहतर फैसिलिटी मिलती है। एक तो ये वजह, दूसरे भारतीय लोगों के पास पैसा इतना है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग अपने भारतीय छात्रों को बाहर भेज करके अपना बड़ा फख्र महसूस करते हैं। आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। योगेश जी, आपके पास मैं तब तक आना चाहूंगी। चलिए, विपिन जी कुछ कह रहे हैं। विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। विपिन जी, मैं देखिए 2 बातें इसमें बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि इस समय वर्तमान की जो परिस्थिति बनी हुई है कि बच्चों को कैसे लाया जाए जल्द से जल्द, और दूसरी बात कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर को कैसे और सुधार करा जाए ताकि बच्चे, हमारे जो देश के भविष्य हैं, तो वो यहीं पर ही उनको मौके मिले। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी। जब बच्चे स्कूल से पास आउट करते हैं, उससे 12वीं से, तो उसके बाद एक क्रेज होता है कि हम 7 समुंदर जाके फॉरेन स्टडीज पढ़ें। वो भी एक चीज है जिसको आप नकार नहीं सकते। मैं अगर अपने निजी तौर पे बोलूं तो मुझे नहीं रहा होगा 12वीं के बाद, लेकिन मेरा जो बेटा है वो 11वीं 12वीं में इस समय उसका मन है कि वो भी बाहर जाए, जबकि मेरी कोशिश है कि मैं
चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान में हम लोग आत्मनिर्भर करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे शिक्षा के कई अवसर मिलते हैं, यहाँ पर करना चाहिए कि इसके मुताबिक आप बाहर जाके पढ़ें। लेकिन बहरहाल ये तो देखिए अपना एक निजी फैसला होता है। लेकिन इस समय एक बात बड़ी जरूरी मैं चर्चा में बोलना चाहूंगा कि देखिए, जब राइटिंग ऑन द वॉल वॉज देयर, कि जब आपको बिल्कुल तस्वीर साफ दिख रही थी, कुछ उसमें किसी तरह की कोई शक शुमा नहीं था कि युद्ध होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो इतना विलंब क्यों करा गया? जब सारे मीडिया पिछले 1-1.5 महीने से ये बातें बोल रहे हैं कि हर एक मंच से पूरी दुनिया को खबर हो गई कि यूक्रेन में युद्ध होने वाला है और धावा बोलने वाला है रूस, और कोई मुकाबला नहीं आपस में दोनों सेनाओं का। वो अलग बात है, अभी डटे हुए हैं यूक्रेन की सेना, वहां के जो आम नागरिक है उन्होंने भी हथियार ले लिए हैं, वर्दी पहन ली है, और साथ में वो भी बिल्कुल कमर कस लिए कि हम इनको पूरा डट के मुकाबला करेंगे रूसी सेना का। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ थी, वहां पर विलंब क्यों करा गया? और सबसे हास्यास्पद है यूक्रेन के राष्ट्रपति की, देखिए एक मंच पे उनकी तारीफ हो रही है कि वो डट के खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी बात हास्यास्पद ये है कि जब अमेरिका उनको बोल रहा था, सारा मीडिया में खबरें आ रही थी, वो बल्कि उल्टा अमेरिका को बोल रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो बोलते थे कि नहीं आप शांत रहिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली। वो बिल्कुल बेखौफ होकर बैठे थे जैसे कुछ होने नहीं वाला, और अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। यहाँ पर कितने लोगों की जान जोखिम में उन्होंने डाल दी है। अगर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बाजी वो मार जाते तो श्रेय भी उनको मिलता, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल ही जो दुश्मन है उसने दांत खट्टे कर दिए, तो सारा उसकी विफलता का भी जो ठीकरा इनके सर पे फोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो सबकी जान जोखिम में डाली है, हमारे 20,000 बच्चे वहां पर हैं, कुछ को वापस लेके आ गए हैं सफलतापूर्वक। तो ये चीजें विलंब क्यों हुआ, इसमें सवाल जरूर उठेगा। हिंदुस्तान ने तो यहाँ पर हमने ट्रैवल एडवाइजरीज कर दी थी इशू, उसके बाद बार हर एक मंच से हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी बोल रही थी, वो अपने कर रहे थे कि वो उनको सचेत कर रहे थे कि भाई आप जहाँ वापस आ जाए। जब सबसे खास बात, अमेरिका ने जो उनके नागरिक थे बेलारूस में, उनको बुलाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन तो अलग बात है, बेलारूस से बुलाना शुरू कर दिया, तो अपने आप समझ सकते हैं उनको पहले उनकी इंटेलिजेंस की खबरें बिल्कुल कितनी पुख्ता थी। उनके दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि उनको ये अंदेशा हो गया था कि अभी जो युद्ध इनके बीच में चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में, और अब ये बेलारूस भी इसमें बीच में आ जाएगा, जिसकी अब संभावना बन गई है, बड़ी प्रबल संभावना बन गई है। बिल्कुल, ये बात भी काफी अहम है हालांकि, लेकिन यहाँ से एक बात निकल कर सामने आती है विपिन जी। आशुतोष जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी, ठीक है। इस सवाल के साथ मैं, क्योंकि विपिन जी ने बहुत अहम बात कही है, और इसमें से एक बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि जिस तरीके से अभी हम बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार ने बहुत देर की, क्योंकि हमें लगभग 1 महीने पहले से ये बात थी, बिल्कुल आभास था कि युद्ध होगा। जब आभास भी था तो उस समय में हमें वहां पे पूरा डाटा लेकर बच्चों को लेकर आना चाहिए था। लेकिन अब जब बच्चों को लाया जा रहा है तो ट्रैवल एडवाइजरी के अकॉर्डिंग भी देखिए कि अभी कल परसों में सरकार ने कहा कि भारत सरकार सारा खर्चा वहन करेगी, लेकिन उससे पहले एयर इंडिया जो है वो 25,000 से 60,000 तक की टिकट ले रहा था बच्चों से। जब हम मध्यम परिवारों की बात कर रहे हैं, एक मध्यम परिवार जो कैसे ना कैसे करके 25-30 लाख रुपए करके अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं बाहर, उसके बाद अचानक से जब उनको कह दिया जाए कि आपको अपने बच्चों को वापस लाना है और पैसे इतने लगेंगे, तो किस तरीके से अचानक से ये जो खर्चा है वो परिवार जो है वो उठा पाएंगे? निजीकरण अगर ना होता, अगर सरकारी होता एयर इंडिया अभी भी, तो शायद ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। आशुतोष जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये चीजें अगर सरकारी होती तो ये चीज देखने की नहीं मिलती। ये भी तो मुझे माता पिता बच्चे की पढ़ाई इतना खर्चा करने के लिए तैयार है, तो बच्चों को लाने के लिए भी इनको व्यवस्था करने का इंतजाम होना चाहिए। अचानक ही कुछ बच्चों को मैं वीडियो भी देखे आज में कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी ने कोई हमारे को छोड़ने का इंतजाम नहीं करा, एम्बेसी ने उनसे संपर्क नहीं साध पाई। डॉक्टर जयशंकर बड़े एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोदी जी बड़ा एक्टिवली इसको मॉनिटर, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे भारतीय मूल के जितने भी नागरिक, जितने छात्र विदेशों में यूक्रेन में इधर अटके हुए, उनको शीघ्र वापस लाया जा सके। और मोदी ने पुतिन से इस विषय में बात भी की, भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। माता पिता जिन बच्चों की पढ़ाई पे इतने लाख रुपए खर्च किया है, उन लोगों ने बच्चों से संपर्क साधा कहते हुए सुने गए कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक उनको यूनिवर्सिटी छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय सरकार बड़ी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है। डॉक्टर जयशंकर बड़ा एक्टिवली नेगोशिएट कर रहे हैं हंगरी और रोमानिया और दूसरे देशों के रास्ते
एग्जिट मैसेज मिल रहे हैं, बच्चे जो विलर रूप से आगे यूक्रेन से निकल के दूसरे देश में फ्लाइट लेके वापिस आ सके। और पहला दूसरा फ्लाइट इंडिया में लैंड कर चुकी है, 200 कुछ आज सुबह आया है, उसके बाद शाम को भी दूसरी फ्लाइट आने की उम्मीद है। दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लोग देश वापस आ रहे हैं। और छात्रों का जहाँ तक बाहर जाने का, पढ़ने जाने का है, देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी अभी चालू नहीं है। पिछले 60-65 वर्षों में देखा जाए कि शिक्षा के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है। अभी यूपी चुनाव के दौरान भी मैंने देखा कि यूपी में केवल 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसको बढ़ाकर के 59 कॉलेज बनाया गया। तो यूपी भारत का इतना बड़ा राज्य, केवल 12 कॉलेज 60-70 सालों में। तो भारत ओवरऑल देखते हैं, अगर कोई छात्र 90-95% मार्क्स लेकर के आता है तो उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाता। एक रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ब्रेन ड्रेन भारत में चला आ रहा है पिछले 60-70 के दशक से। निरंतर लोग डॉक्टर, मेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद निरंतर विदेश जाते रहे, उनको यहाँ पर देश में नौकरी नहीं मिल पाई। माता पिता ने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, और जब वो नौकरी के लिए जाता है एम्स में, किसी सरकारी अस्पताल में, उसको नौकरी नहीं मिलती। कोटा सिस्टम में एक साधारण छात्र का नौकरी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छात्र बाहरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके बाद विदेशों में ही नौकरी करना पसंद करते हैं, और कुछ वर्षों के बाद भारत आने की सोचते हैं। इससे एक तो भारत का विदेशी मुद्रा काफी खर्च होते हैं विदेशों के, उस पर आर्थिक स्थिति को सुधारती है। दूसरा, माता पिता अपने संतान से वंचित हो जाते हैं, जिसको वो अपने पसीने की कमाई से पैसा बचा कर पढ़ने पर खर्च कर रहे हैं, वो बच्चे भारत आने की नहीं सोचते। बिल्कुल। अगर हम अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदान कर सके, जिससे हर छात्र छात्रा जिसका मन जिस भी लाइन में पढ़ाई करने का है, मेडिकल, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, सोशल साइंस है, किसी भी विषय में पढ़ाई हासिल करना चाहता है, शिक्षा का यहाँ पे डेवलपमेंट करके और भारत में नौकरी करना चाहेंगे। जैसा मेडिकल लाइन में इसमें होगा, हमने आज से 2 साल पहले तक लोग स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका सॉर्डन यूनिवर्सिटी जाते थे होटल मैनेजमेंट करने के लिए। वहाँ पे काफी अच्छा पैसा खर्च करते हैं, करने के बाद फिर उनका भारत आने की तरफ मन नहीं करता, क्योंकि पैसा काफी खर्च किया और वहाँ की वो रंग ढंग में ढल जाते हैं, तो भारत आने के लिए नहीं सोचते। हमें अपने देश में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना होगा, छात्र यहाँ पे जो शिक्षा बाहर से वो शिक्षा यहाँ पर पा सके, विश्व स्तरीय शिक्षा, और वो शिक्षा को विश्व में मान्यता प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, ये जो बात आपने कही है जिस तरीके से, ये बात वाकई वाजिब है कि होटल मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया। देखिए, एक बात तो ये भी जायज़ है, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम पलायन को पूरे तरीके से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि विपिन जी ने भी इसका जिक्र किया कि कुछ बच्चों की मर्जी भी होती है, जो वो चाहते हैं कि हम बाहर जाकर पढ़ाई करें या फिर बाहर जाकर घूमें, किसी भी तरीके से वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो वातावरण है उसको इंजॉय करें। इस तरीके के लोगों में क्रेज भी होता है, ज़्यादा पंजाब के लोगों में ये क्रेज है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि होटल मैनेजमेंट हो गया या फिर आप ट्रैवल मैनेजमेंट ले लीजिए, कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिनको हम भारत में रहकर नहीं कर सकते, उनके लिए हमें बाहर जाना है। लेकिन मेडिकल और इंजीनियर, ये 2 स्टडीज तो ऐसी हैं जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत में होनी चाहिए। बावजूद इसके ऐसे कॉलेज हमारे पास नहीं है। पलायन को हम कम कर सकते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, 7 साल बीजेपी की सरकार। हालांकि कांग्रेस के 60 साल रही, उसमें 10 साल वाजपेयी जी के भी रहे, लेकिन ये जो कार्यकाल रहा पूरा, इसमें आप ये समझिए कि आखिर इतने लंबे समय में भी अगर हम पूरे तरीके से शिक्षा को सुधार नहीं कर पाए हैं तो कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे हम हमारे भारत को? योगेश जी। हाँ, देखिए, ऐसा होता है कि यहाँ पर सरकारें चाहे कोई भी रही हो, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में मैं ऐसा ही कहूंगा कि जितनी उम्मीद की जाती है उतनी पूरी नहीं होती। हिंदुस्तान में लगातार तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, ये इसका हमारी जो असफलता विफलता का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। वो एक तो ये बन रहा है, और यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए उतनी सीटें या उतनी चीजें नहीं है। यदि आप एक बात नोट कीजिए कि एक इलाके में उदाहरण के तौर पे 100 स्टूडेंट हैं, जो 100 स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ रिजर्वेशन की मार खा जाते हैं, कुछ आर्थिक तौर पे मार खा जाते हैं, और कुछ तो कुल मिला के उस 100 में से अगर 2 लोग भी जा रहे हैं तो 98 बच्चों की प्रतिभाओं को मार देते हैं। और बात रही, देखिए,
सरकारों की तो यहाँ हमेशा से यहाँ एक दिक्कत रही है कि जितनी उम्मीद, जैसे अगर हम बात करें, गलत सही बहुत बात की बात होती है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप जितना मजबूत बनाओगे उतना देश को तरक्की बेहतर करेगा। यदि हम अमेरिका की बात करें, बच्चा जब से पढ़ता है तब से लेके वो सरकार का, तब तक वो सरकार उसका खर्चा उठाती है, वो एक सरकार का नुमाइंदा बन जाता है और वो इस तरीके से सहज के अपने नागरिक को संजोती है, पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है जैसे वो स्वयं का बच्चा हो। यहाँ पर जो है, अगर कोई सीट मान लो 50 लाख रुपए में सीट बिक गई मेडिकल की, अगर उसी सीट का 15 मिनट बाद 55 लाख रुपए ऑफर आए तो 50 लाख वाले को मना कर दिया जाता है। एक तरीके से बोली लगती है यहाँ पर। तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में काम कर लिया तो समझो आपने 100 धाबे दबा दिए, 100 क्षेत्रों में काम कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसा मेरे साथी मित्र विपिन जी ने कहा, हर चीज में राजनीति होती है। अगर यहाँ राजनीति ना हो और यहाँ पर ढंग से काम हो जाए तो यकीन मानिए एक नए भारत का उदय होगा। एक ऐसे भारत का उदय होगा जिसको दुनिया देखेगी, वो सूरज यहाँ से निकलेगा जो पूरी दुनिया देखेगी, जिसकी रोशनी, जिसकी छींटें पूरी दुनिया में जाएंगी। बिल्कुल, राजनीति का आपने जिक्र किया योगेश जी, और ये वाकई राजनीति से प्रेरित होता भी है, क्योंकि विपिन जी आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। राजनीति का अगर हम जिक्र किया है, हमने राजनीति की तरफ आ गए हैं, तो राजनीति का भी स्तर देख लीजिए। 5वें चरण के चुनाव अभी हो रहे हैं और इसी में हालांकि पहले भी बहुत चुनाव हुए, लेकिन अभी इन चुनावों की बात करें तो एक शब्द जो है हम बार बार सुनते हैं, एससी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, बीसी, ये तमाम जो चीजें हैं वो हम देखते हैं। जाति है जिस तरीके पर किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है लोगों को जाति के आधार पर, लेकिन इस बारे में बात नहीं होती कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, मध्यम वर्गीय कौन है। आखिर अगर इस आधार पर डिस्टिंग्विश किया जाए तो उनके हिसाब से उनका हम पूरा विकास कर सकते हैं। जातियों के आधार पर विकास अगर होगा तो राजनीति में सबसे इससे बड़ी शर्म की बात शायद कोई नहीं है मेरे लिए। तो निश्चित बात है, देखिए शिक्षा के जो मंदिर होते हैं उनको अगर राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाए या वहां पर उधर बच्चों के कंधे पर रखकर अपनी सियासी रोटियां सेकी जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। यहाँ पर ये तो अगर इस समय तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए और सब लोगों को, ये हम लोग नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि कम से कम कुछ मामले जो बच्चों के हित से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, राष्ट्र हित के से जुड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम राजनीति ना करें, एक स्वर में स्वर मिलाते दिखाई दें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो वो दिन भी दूर नहीं जिसका आपने जिक्र करा, जब $1 1 रुपया हुआ करता था। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो अगर हम लोगों ने उस दौर को दोबारा लेके आना है, यहाँ पर हम लोगों को रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे, अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी और संकल्प ले लेना चाहिए कि राजनीति एक तरफ, राजनीति जो करें सकारात्मक राजनीति करें। अगर सत्ता पक्ष को घेरना है, विपक्ष की कुछ खामियां हैं, सत्ता पक्ष की कुछ खामियां हैं, उसको उजागर करते रहें। लेकिन जहां राष्ट्र निर्माण की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, जनमानस से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, वहां पर राजनीति ना करें। बिल्कुल, वहां कम से कम कंधे से कंधा मिला। मैं लौटूंगी विपिन जी आपके पास, मैं रोकना चाहूंगी, लौटूंगी एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, मुझे ज्यादा समय भी नहीं मिला आपके पास आने का। फिलहाल आपसे मैं आपका आखिरी कमेंट इस मुद्दे पर चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पलायन को रोकने की, तो हम पलायन को कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का जो बात जिस तरीके से अभी उठकर आई है, जातियों के आधार पर जो वर्गीकृत किया जाता है वोटों के लिए, कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि जातियों के आधार से ज्यादा हमें अगर आर्थिक आधार पर करें लोगों को तो उनका विकास बहुत अच्छे से होगा। आशुतोष जी बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में राजनीति हाथ डॉक्टर बनाने के लिए सारे राज्य के राज्य में कोई सब जगह प्रयास करने के बावजूद अपने राज्य पर होगा। अगर हम अपने देश में शिक्षा का स्तर आगे और
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जो बहरहाल जोड़ने की कोशिश भी, समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपका आपसे संपर्क फिलहाल टूट गया है। योगेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे भी समझना चाहूंगी यही सवाल, क्योंकि ये सवाल वाजिब है, चुनाव भी चल रहे हैं और चुनावों में आप समझिए कि अभी भी हम पूरे तरीके से सड़कों का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास अभी सड़कें पूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो पानी के लिए अभी भी तरस रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की क्षेत्र की बात करें, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना कमजोर होगा 75 साल के बावजूद भी, तो आखिर कैसे देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे देश का विकास होगा? योगेश जी, अगर हम करने शिक्षा में तो आप रिजल्ट करते हैं, उनको दाखिला दिया जाए। हाँ जी, योगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? योगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी योगेश जी, हेलो, आवाज योगेश जी मिल पा रही है आपको? क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, जिस तरीके से हम अभी राजनीति का जिक्र कर रहे थे, बहुत से उत्तर प्रदेश की अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि वहां पर चुनाव फिलहाल चल भी रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र एक ऐसा है जहां पर अभी भी वहां की महिलाएं मीलों दूर जाकर पानी लेकर आती हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और बुंदेलखंड ने बहुत बड़े बड़े जो नेता है, मंत्री, प्रधानमंत्री तक दिए हैं वहां पर। बात सबसे बड़ी ये है कि आज 75 साल बाद भी सड़कों का इंतजार हम कर रहे हैं, हमारी सड़कें नहीं बनी हैं, हम पूरे तरीके से पानी नहीं हमें मिल पा रहा है। जब 75 साल बाद हम इन छोटी मोटी चीजों का जिक्र करेंगे, इन पर बहस करेंगे, तो देश विकास के राह पर कैसे अग्रसर होगा? देखिए मुस्कान, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान अभी बहुत विकसित देशों से कई सालों पीछे है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इतने बड़े देश को एक साथ संचालित करने में किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन बहरहाल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो बुनियादी जरूरत है, पानी जैसी जो बुनियादी जरूरत जो जीवन का पर्यायवाची है, सड़कें जो जीवन की तरक्की की पर्यायवाची है, अगर ये भी नहीं है तो वाकई ये बड़ी चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि आदमी की जब तक बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होगी, वो तरक्की तो छोड़िए अपने जीवन को संचालित नहीं कर सकता। तो जीवन संचालित करने के लिए यहाँ पर लोगों को सही दिशा और दशा देने के लिए सरकारों को वाकई काम करने की जरूरत है। आपने अच्छा उदाहरण लिया, मुझे खुशी हुई कि आपने इन सब बातों का जिक्र करा और मुझे लगता है कि ये सब बातें होती रहनी चाहिए, सरकार को अवगत कराते रहना चाहिए। क्योंकि यदि यही चीजें बनी रही तो हम लगातार पिछड़े होते जाएंगे। और जैसा हम डिजिटल युग की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन चीजों को भी समझना होगा कि हमें जब अग्रसर होना है तो हमारी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा सरकार को। बुंदेलखंड जैसे अन्य भी तमाम बहुत सारी जगह है, वहां पर भी नेताओं को, हमारे संचालन प्रक्रिया सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। और ये मुद्दा जो है वो पूरे तरीके से गंभीर भी है, क्योंकि इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। बहरहाल विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हम पलायन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पलायन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बात एक बार फिर से वही जाती है, वर्गीकरण और आर्थिक और सामाजिक आधार पर वर्गीकरण। आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? देखिए, 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और साधुवाद दूंगा मैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है कि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। देखिए कि ये जो रूस के साथ हिंदुस्तान के बड़े मधुर नाते रहे हैं सदियों से, और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन की बात करें, बेलारूस की जिसको मिन्स्क बोलते हैं, और ये रूस का जो है यूएसएसआर जब हुआ करता था 1991 तक, तो ये इसके अलग अलग रिपब्लिक्स थे जिसका विभाजन हुआ, 11 टाइम जोन्स में ये जाता है। इतना बड़ा इसका जो क्षेत्रफल है यूएसएसआर का हुआ करता था, तो आप खुद समझ सकते हैं क्या क्षमता है, लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री है इसकी। तो लेकिन इस समय बच्चों का इस समय मन इस तरफ, ये कारण है कि वो एक तो हिंदुस्तान के साथ नाते अच्छे थे। आप अगर राज कपूर साहब की बात करें, जिनको ग्रेटेस्ट शोमैन ऑन अर्थ कहा जाता है, तो वो कल्चरल एम्बेसडर थे, तो कितने लोकप्रिय थे वहां पर। तो ये बड़े कारण है। अभी भी आप जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको बोला गया आप तिरंगा दिखा देंगे तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और आपको वहां पर जो फौज, चाहे यूक्रेन की हो चाहे रूसी सेना हो, कोई बाधा नहीं डालेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे नाते रहे हैं। तो ये बातें, ये भी कारण रहा।
क्यों उन्होंने ये डेस्टिनेशन चुना यूक्रेन ट्राई करने के लिए। और निश्चित बात है कि एक क्योंकि यहाँ पर सीटें मिले नहीं हिंदुस्तान में, और दूसरी बात जो इसकी कीमत है कि वहां पर एजुकेशनल कॉस्ट जो है कंपेयर की आप दूसरे मुल्कों के साथ, उनको ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नजर आई। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कई लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं। लेकिन इस समय समझने की आवश्यकता है कि जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बात बोली थी कि हम लोग आने वाले वक्त में अपनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो वो कैसे मुमकिन होगा। अभी आपने बुंदेलखंड की बात करी, शायद चर्चा में आपने सड़कों का जिक्र करा। एक बात समझ लेनी चाहिए, जो ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम, वहां पर कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलन मुद्दा है। आप अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसको मेन स्ट्रीम में, जो फंड्स मिलते हैं उनका सदुपयोग क्यों नहीं होता, एक श्वेत पत्र क्यों नहीं उसमें लाया जाता कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि जितने फंड्स डोनर मिनिस्ट्री को मिलते हैं उसका कितना सदुपयोग हुआ है। तो अगर आपको इंटीग्रेट जब तक नहीं करोगे, अभी हिस्सा है ये सारे। तमाम गेस्ट और हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी एक बार तारुफ करवा देती हूं मैं आपसे। जयेश गुरनानी जो हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, और आलोक वत्स जी नेता हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है CNB न्यूज पर। वत्स साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, क्योंकि बात हम कर रहे हैं यूक्रेन और रूस में जिस तरीके से युद्ध जारी है, वहां पर भारतीय बहुत फंसे हैं, भारतीय छात्र जो फंसे हैं, बात फिलहाल उनसे थोड़ा सा अगर हटकर करें तो आखिर उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना क्यों पड़ता है, बात इस बात पर हो रही है आज। वत्स साहब, बहुत से कारण हैं। जो मेरी अपनी ये धारणा है कि जो स्टूडेंट इंडिया के कंपटीशन में नहीं compete कर पाते हैं, अगर वो थोड़ा गरीबी रेखा वाले हैं तो वो ये कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं, और जो फ्लुएंट वाले हैं वो यूरोप अमेरिका की तरफ जाते हैं। ये मेन कारण है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो IIT या MBA, IMA या फिर नेशनल लॉ स्कूल या फिर इंजीनियरिंग के जो और भी दूसरे एवेन्यूज हैं, या UPSC है, इसमें जो फिल्टर होके आता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाता है। या मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लोग नेपाल चले जाते हैं, धरान और भी जगहों पर चले जाते हैं एडमिशन लेने। तो वो लोग जो यहाँ नहीं compete कर पाते हैं, यहाँ नहीं ले पाते हैं दाखिला, वो लोग या तो पैसे की बदौलत या फिर कम्युनिस्ट कनेक्शन के कारण, अब तो खैर कम्युनिस्ट कनेक्शन भी कम हो गया, तो वहाँ भी मैंने सुना है कि उन जगहों पर भी डोनेशन ही लेते हैं वो। तो इस तरीके के विश्वविद्यालयों में या मेडिकल कॉलेजेस में या MBA कोर्स में लोग दाखिला लेते हैं। ठीक है वत्स साहब, सबसे पहली बात तो मुझे जैसे जवाब की उम्मीद थी, आपने जवाब बिल्कुल सटीक वही दिया, क्योंकि अपनी कमी सरकारें देखती नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और बात ये है, आपने जिस तरीके से कहा कि जो बेस्ट से बेस्ट चुनकर हम लेकर आते हैं भारत में, और उसके बाद जो बचता है वो बाहर जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भारत में जो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं उनमें सीटें इतनी ज़्यादा कम है कि बच्चे पूरे तरीके से वहाँ पर एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं, और जो नहीं ले पाते हैं, रिजर्वेशन कुछ कारण बन जाता है, दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार कुछ कारण बन जाता है। अभी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उन्होंने ये बात कही कि अगर आप 50,000 कहीं दे रहे हैं और अगर दूसरी ही तरफ उसी सीट पर आपको 55,000 मिले, 55 लाख मिले, तो शायद आप उस 50,000 वाले को छोड़ देंगे, 50 लाख वाले को छोड़ देंगे, और ये वाजिब सी बात है। और अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा सुदृढ़ होती तो शायद हमें, हमारे बच्चों को, हमारी प्रतिभा को बाहर जाने की जरूरत पड़ती नहीं। वत्स साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। बहरहाल गुरनानी जो आपके पास मैं आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगी, जवाब आपसे लेंगे। फिलहाल गुरनानी जो आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। गुरनानी जो आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपका स्टार्टिंग कमेंट में बचाऊंगी। और दूसरी बात ये कि क्योंकि शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, और अभी हाल ही में विपिन जी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को कहा था कि आत्मनिर्भर बनाएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अभी तक शिक्षा में जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाया है, चाहे वो 70 साल हो या फिर 7 साल का जिक्र करें।
देखिए, मैं यही अपनी बात की शुरुआत यही कहकर करना चाहूंगा कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बात करते हुए यह तो कह दिया कि मुझे यह समझ नहीं आता कि आखिर भारत का बच्चा विदेश में पढ़ने क्यों जाता है। परंतु शायद उन्हें यह तथ्य पता नहीं होंगे। मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा कि भारत सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी का जो सुपुत्र है वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। प्रकाश जावड़ेकर जी का जो सुपुत्र है वह बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। राजनाथ सिंह जी का जो सुपुत्र है वह लेड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण जी की जो बेटी है वह नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। जितेंद्र सिंह जी का जो सुपुत्र है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों से तो अपील करते हैं कि आखिर आप भारत में ही शिक्षा ग्रहण करें, देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि आप विदेश में अपने बच्चों को ना भेजें, परंतु क्या यही प्रश्न उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी पूछा? या फिर प्रधानमंत्री जी यह कहना चाह रहे हैं कि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार जो है वह सिर्फ धन्ना सेठों के पास, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास और सांसदों के पास है। एक देश का आम परिवार जो है वह विदेश में शिक्षा जो है वह ग्रहण नहीं कर सकता। और मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता यह किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कॉम्पीट नहीं कर पाते वह लोग ही विदेश पढ़ने जाते हैं। आखिर क्या इन्होंने कभी भी अपने गिरबान में झांक करके देखा? क्या कभी इन्होंने यह देखा कि मेडिकल एजुकेशन की यदि बात की जाए तो मात्र भारत में 15,000 सीट ही मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी हैं वह 15 लाख हैं। तो बचे हुए छात्र आखिर कहां जाएंगे? आखिर यह भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं होगा। और दूसरी बात जो आती है वह यह है कि आखिर शिक्षा जो है वह एक तरीके से इतनी महंगी हो गई है भारत में। अगर मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए तो एमबीबीएस जो है भारत में करीब जो है 70 लाख रुपए में होता है, और वहीं जो यूक्रेन जैसा देश है वो 35 लाख में एमबीबीएस करवाता है। तो आखिर भारत का जो छात्र है वह क्यों नहीं यूक्रेन जाएगा? और उसके पास भारत में अपॉर्चुनिटीज बची कहां हैं? पढ़े लिखे नौजवानों को ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आप बाहर भी मत जाओ, बाहर पढ़ो मत, बाहर नौकरी भी मत करो। तो आखिर इस देश का युवा करे क्या? आखिर क्या वह जहर खा के मर जाए? उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आप समझिए, देश की सरकार ने इस देश के युवा को बांध करके रख दिया है। देश की सरकार यह चाहती है कि वह भारत में पढ़े, परंतु देश की जो सरकार है वह कोई भी शैक्षणिक संस्था खुलवाना नहीं चाहती, सीट्स बढ़वाना नहीं चाहती। भारत की सरकार यह चाहती है कि भारत का जो छात्र है वह यहीं पर पढ़े, यहीं पर नौकरी करे, परंतु नौकरी वह देना नहीं चाहती। वह सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो कि पीएसयूज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट करने में ही व्यस्त हैं। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों को पूरी संपत्ति सौंपना चाहती है। ठीक है गुरनानी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वत्स साहब मात्र 30 सेकंड में अपनी बात रखें, मैं विपिन जी के बाद उसके पास जाऊंगी। प्रवक्ता ने बड़े जोर शोर से कहा कि हम शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम शिक्षा में लोगों को जाने नहीं देना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा राज्य तो मात्र 60 वर्ष का है। 60 वर्ष के इनके राज्य में क्या कर लिया इन्होंने? क्यों नहीं सारे स्टूडेंट्स के? आप चुप रहिए, जब मैं बोल रहा था आपकी बात मैं सुन रहा था, अब आप शांत होकर मेरी बात सुनिए। ये 60 वर्ष में इन्होंने क्या किया घोटाले के अलावा? तो 10 के अलावा क्या कॉलेज किया इन्होंने? और 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे मात्र भारत के पास। और 70 साल में यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने देश का निर्माण किया, जिसने शिक्षा जगत का निर्माण किया। आप जैसे लोग जो हैं वह सिर्फ यहाँ पर बेवकूफ बनाते जनता को। आज आप यहाँ पर बताइए कि 2014 के बाद आपने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेज खुलवाए, मेडिकल एजुकेशन के लिए आपने क्या किया? दूसरे के मामले में इंटरप्ट मत कीजिए, आप अपनी बारी आने पर बोलिए। इन्होंने आपने प्रश्न किया, मैंने आपको प्रश्न का जवाब दिया। और मैं पूछना चाहता हूँ, इनके नेता राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं? प्रियंका जी कहाँ पढ़ी हैं? सोनिया जी कहाँ पढ़ी हैं? आप अपने मंत्रियों का तो जवाब दे नहीं पा रहे। आपके मंत्रियों के बेटे विदेश में पढ़े और देश का जो नागरिक है आप उसको जहर खाने पर मजबूर करते हैं। चुपचाप सुनिए, आप चुपचाप सुनिए जब मैं बोल रहा हूँ तो। अरे आप काम की बात करें तो मैं 10 बार सुनूंगा। तो मैं 1 मिनट आपको आप एक काम की बात नहीं कर पा रहे, आप एक तर्क नहीं दे पा रहे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है वह पहनकर आप बात कर रहे हैं, आम नागरिक बनकर बात करिए। ये कहते हैं कि देश में विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना सरकार का होना। तमाम पार्टियां एक दूसरे को एटलीस्ट आईना तो दिखा देती हैं कि कौन से मंत्री कहाँ है।
ये राजनीति का स्तर ही अगर हम कहें तो एक बार फिर से मैं बात उसी मुद्दे की करें, क्योंकि पढ़ाई पर ही हम आज जिक्र कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा डेवलप नहीं हो पाया है। बात राजनीति पर अगर थोड़ा सा घूम कर देखिए, आपने प्रधानमंत्री की भी बात की, प्रधानमंत्री का एक जो बयान है वो भी मुझे याद आया। जब प्रधानमंत्री ने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा शिक्षित नेता दिए जाएंगे और युवा नेता दिए जाएंगे और साफ छवि के नेता दिए जाएंगे, ये बात कही थी। लेकिन एडीआर रिपोर्ट का अगर आंकलन करें, 5-6 चरण की एडीआर रिपोर्ट आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सपा हालांकि है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है, जहां पर माफिया और गुंडा राज जो है वो प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है। तो समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री के उन तमाम वादों का मोल कहां रहा। राजनीति का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके लिए? देखिए मुस्कान जी, ऐसा है, दोनों पहलू, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर अगर आपने प्रधानमंत्री की ये इस बात का जिक्र करा कि हम साफ सुथरी वाली सरकार बनाएंगे, साफ छवि वाले नेता होंगे, तो अगर हम कैबिनेट विस्तार की बात करें, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपके साथ पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं या कितने क्रिमिनल केसेस हैं, जो लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने औपचारिक कराए, सार्वजनिक कराए, तो ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो अगर हम कैबिनेट विस्तार की बात करें तो यहां पर एक अच्छी पहल हुई है, उसका भी स्वागत करना चाहिए कि ओबीसी की सरकार, ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं उनको, महिलाओं को तवज्जो मिली है और खास तौर पे प्रोफेशनल्स को। ये एक नई सुबह का आगाज हुआ है। कम से कम ये एक अच्छी पहल हुई है कि जो प्रोफेशनल्स को तवज्जो मिली है इस कैबिनेट विस्तार में जो हाल फिलहाल में हुआ है मोदी सरकार का, तो वो स्वागत योग्य है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने जिक्र करा, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर किसी को दोषी ठहराया जाएगा तो सारी सरकारों को ठहराया जाएगा। सब लोग जिम्मेदार हैं कि शिक्षा का स्तर वो कहां लेकर गए। आजादी के बाद अगर उस समय $1 1 रुपए का हुआ करता था, जो रुपया है वो डिवैल्यूएट क्यों हुआ है डॉलर के मुकाबले, आज क्या हालत हो गई है। तो और दूसरी बात, हमारे को ये चस्का क्यों है बाहर जाने का, क्योंकि यहाँ पर अगर वो व्यवस्था यहाँ पर होती हिंदुस्तान में, हमारे इस महान मुल्क में, तो बाहर जाने की किसको आवश्यकता पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, हम जो वेस्टर्न कल्चर को इमिटेट करते हैं, उसको एप करते हैं, वो भी कई। अब आप सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, और ये मेरे दोनों मित्र जो बैठे हैं भाजपा के और कांग्रेस के, ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे थे, कनाडा के प्रधानमंत्री, जब एक किसानों का आंदोलन हुआ वहां पर, ये उनसे पूछना चाहिए, एक आम आदमी उनसे उठ के पूछेगा आपातकालीन कहां लगा है, हिंदुस्तान में लगा कि वहां कनाडा में लगा। जब उनके सर पे मुसीबत आई तो आपातकालीन घोषित कर दिया। तो कम से कम वहां तो हिंदुस्तान ने सर ऊपर करके बोल सकते हैं कि हम भली भांति जानते हैं। हमें यहाँ पर विपक्ष घेरे, कांग्रेस घेरे, सपा घेरे, बसपा घेरे, आम आदमी पार्टी का सत्ता पक्ष एनडीए को, भाजपा की सरकार को घेरे, बात समझ आती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सवाल पूछने चाहिए, लोकतंत्र इससे मजबूत होता है, जनतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर बाहर के लोग अगर आए तो वहां पर एक स्वर में स्वर मिला के कांग्रेस को भी उनको आईना दिखाना चाहिए, कनाडा के प्रधानमंत्री को, कि आप होते कौन है हस्तक्षेप करने वाले। ये पॉप स्टार रिहाना कौन होती है, ये ग्रेटा थनबर्ग कौन होती है जो हिंदुस्तान को आईना दिखा रही थी। किसान हमारे देश की शान है, देश के अन्नदाता हैं, हम उनको नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और लेकिन ये इनको क्या, आज देखिए आप हालत क्या बन गई है, ये भ्रांतियां फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो यूक्रेन के मामले में इस समय राजनीति हो रही है कि हम लोग, हिंदुस्तान ने क्या रुख अपनाया हुआ है। कश्मीर के मामले में क्या करा था यूक्रेन ने, हमारी संवेदना उनके साथ है, जो उनको क्षति हुई है, जो जानमान को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आज के समय में विडंबना यही है कि हमें बाहर के लोगों से, बाहर के दुश्मन से पहले आंतरिक दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर रहे हैं विपिन जी, यही बात हम कर रहे थे कि विडंबना यही है। हम तो बार बार, देखिए बहुत बार आप भी डिबेट में मेरे साथ बैठे और हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि हमें देश में जो हमारे बाहर के दुश्मन हैं उनसे ज्यादा जरूरत है जो देश के जयचंद हैं उनसे लड़ने की। और वो सिर्फ आप सुरक्षा के मद्देनजर मत देखिए, आप राजनीति के मद्देनजर भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर देश के बाहर
तमाम विदेशों में हमारी छवि अगर एकता की है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंग्लैंड या फिर कोई भी दूसरा देश भारत में सरकार को घेर रहा है तो विपक्ष उसके साथ मिल जाए। कम से कम बाहर तो अपनी एकता दिखानी जरूरी है। वत्स साहब चाहूंगा 30 सेकंड में जी अगर आप मेरे को जी अनुमति बिल्कुल दे दो। बिल्कुल विपिन जी। देखिए 100 बातों की एक बात, ये चीनियों को, चीन ने क्या दिया, एलएसी पे अतिक्रमण बिल्कुल और कोरोना का संक्रमण। और टाइमिंग देखिए, कमाल की टाइमिंग इन चीनियों की, कि जब लॉकडाउन था और एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर थोड़े समय के लिए जो गश्त लगती है, संयुक्त गश्त, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना लगाती है, उसको स्थगित करा गया। हमारी हिंदुस्तानी सेना कमाल की है, मुस्तैद रहती है 24 घंटे 365 दिन, लेकिन कोरोना करके ये लोग वहां पर भी बाज नहीं आए, अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो अलग बात है, हमने इनको पीछे खदेड़ दिया चीनियों को। लेकिन एक बात है, बड़े हास्यास्पद बात है कि ये वक्त है कि हमें चीनियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि उनके खिलाफ प्रतिबंध, जो सैंक्शंस की बात आज रूस के खिलाफ चल रही है, लाशों के अंबार लगा दिए इन्होंने, पूरे विश्व को बीमार कर दिया इन चीनियों ने। वहां पर भी हिंदुस्तान ही नहीं, केवल पूरा विश्व देखिए, कमाल की रणनीति है, कमाल की सोच है कि यहां पर उनके खिलाफ प्रतिबंध लगने चाहिए थे कि अगर यह गैर रासायनिक युद्ध नहीं भी था और उनके वुहान शहर से वायरस निकला है, तब भी उस स्थिति में इनके खिलाफ कार्रवाई बनती थी। क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? यहां पर हम लोग दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं, सेना के शौर्य पे हमारे को सबूत चाहिए, और यहां पर आपस में एक दूसरे को घेर रहे हैं, राजनीति चल रही है, वह सब पे लागू होती है बात, कोई भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर लेकिन सवाल ये होता है कि आपको प्राथमिकता समझनी चाहिए कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। बिल्कुल बहुत वाजिब बात है ये कि देश में फिलहाल एकजुटता होनी चाहिए और कम से कम जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उनमें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। वत्स साहब आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी, मुद्दे पर एक बार फिर से आते हैं, बात कर लेते हैं एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों की। अगर बात एक बार फिर से स्टडी और इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था, राजनीति का आखिर एक राजनेता बनने के लिए क्राइटेरिया क्यों डिसाइड नहीं हो रहा है? क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए। पढ़े लिखे युवा अगर आप कह रहे हैं, हालांकि अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक राजनेता बनने के लिए भी पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अगर एक जिला चलाना है आपको, आप समझिए एक जिले का अगर कोई नेतृत्व करता है, डीएम बनता है, आईपीएस आईएएस बनता है, तो उसको यूपीएससी क्लियर करनी पड़ती है और न जाने कितना ही टफ वो एग्जाम होता है जिसमें बच्चे जो है वो सालों तक मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद वो क्लियर हो पाते हैं। लेकिन देश को चलाने के लिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए आपको कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है जो एक लागू हो सके। क्राइटेरिया डिसाइड, व्हाट्सएप देखिए मुस्कान जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये विडंबना है, ये त्रासदी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ सीमित पैनलों पर इसकी चर्चा हो क्या, वहीं पर ये ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। ये एक आदमी का मसला नहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टी को बैठ के ये तय करना होगा। बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठने को राजी हो, बात तो तब है ना। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठने को ही तैयार नहीं है। मैं लौटूंगी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। वत्स साहब आपके पास में आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करें। तो एक सैड हो गया है कि माय सन इज स्टडीइंग इन यूएसए, एक बड़प्पन का शब्द निकलता है उनके मुंह से, लेकिन स्टडीइंग इन यूएसए, अरे हार्वर्ड में पढ़ रहा है क्या आपका बेटा? अरे कोई एरे गरे में पढ़ रहा होगा, लेकिन एक सैड है कि हाँ जी ये बोलो वहां पे और अपने को बड़ा दिखाओ कि माय सन इज स्टडीइंग इन यूएसए। तो ये जो मान्यता घर बन गई है, ये स्टूडेंट क्लास में है। जब यहाँ नहीं कम्पीट कर पाया तो भेजो कहीं विदेश में, इंग्लैंड भेज दो, अमेरिका भेज दो, फ्रांस भेज दो, जर्मनी भेज दो, कोई अब बोलो पार्टी में बैठे तो बोलो कि माय सन इज स्टडीइंग अब्रॉड, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा
तीर मार लिया है, कौन सा बड़ा चलिए ठीक है वत्स साहब, आपकी इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, आपकी इस बात से भी मैं तारुक रखती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो दिखावे के लिए भी जाते हैं या फिर जो वहाँ की जो संस्कृति है उसके लिए वहाँ पर जाते हैं, ओपन एनवायरनमेंट के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन आप इस बात से भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना वत्स साहब कि अगर एक शख्स ऐसा है, मैं लौटूंगी आपके बात सुनिए, एक बार सवाल सुनिए। अगर आप ये समझिए कि भारत में 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 7 लाख, 70 लाख, 80 लाख ये जो है फीस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मेडिकल यहाँ पर कॉलेजेस का है। लेकिन अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है उसके पेरेंट्स जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अगर वो 70 लाख 80 लाख यहाँ पर एक कॉलेज में दाखिले के लिए कर रहे हैं, बाहर 30 लाख है, 30 लाख के बाद अगर बाकी चीजों को ले लें तो 5 लाख और आप लगा लीजिए, 10 लाख लगा लीजिए, 40 लाख मान लीजिए, आधा भी अगर 80 लाख से आधा उन्हें पड़ रहा है बच्चों को बाहर भेजने में, तो वो क्यों अपने 40 लाख नहीं बचाएंगे? मध्यम वर्गीय परिवारों की अगर मैं बात करूं तो वो 40 लाख अपने बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? जायज है बात। अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो शायद ये बात आप जो जायज कह रहे हैं, इस बात से आप उस समय डिनाई कर सकते थे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होता तो वत्स साहब। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी गुंजाइश है इसको आगे बढ़ाने की, और उस अनुरूप मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। और दूसरी बात, इसमें माल खा जाता है आदमी ये आरक्षण के कारण, ये भी एक बहुत बड़ा बाधा है ये आरक्षण जो है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने बना रखा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार या फिर जो लोग नहीं जो हैं लोअर कास्ट के, जो मिडिल क्लास के हैं, वो अगर उनको आरक्षण आपने 10% दे दिया, 5% दे दिया, तो बाकी भी तो क्राइटेरिया डिसाइड है ना। अगर आप सीटें बढ़ाएं, उसमें आरक्षण को सीमित रखकर सीटें बढ़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण के विरुद्ध भी आप जा पाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, गुरनानी जी। अच्छा लगा कि कुछ बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने खुले मन से कही और खुले मन से स्वीकार किया कि हाँ, अभी शिक्षा में हमको परिवर्तन लाना है। शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनकी हमें फीस जो है जो लगातार बढ़ती जा रही है उन्हें कम करना चाहिए। तो अच्छा लगा कि कम से कम खुले मन से बात कर पा रहे हैं और सरकार की गलतियों को स्वीकार कर पा रहे हैं। अब दो बातें भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता ने कही जिससे मुझे बड़ी चिंता हुई कि आखिर यह देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। पहली चीज, इन्होंने जो यूक्रेन में घटना हुई है, यूक्रेन से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं अपने देश में वापस, उसका जो बोझ है इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था पर डाल दिया। आखिर दलित की, पिछड़ों की क्या इसमें दिक्कत है अगर उनको आरक्षण मिलता है? और आप यह मत समझिए कि सिर्फ विकसित व्यक्ति जो है, विकसित परिवार का व्यक्ति, वही उसी के बच्चे जो हैं वह विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत की कई स्कॉलरशिप जो हैं वह मिलती हैं, एजुकेशन लोन मिलता है जिसको लेकर के एक छात्र जो है वह विदेश में पढ़ने जाता है, वहां पर शिक्षा अपनी समाप्त करने के बाद वह नौकरी करता है और अपना एजुकेशन लोन को अदा करता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक गरीब परिवार लोग हैं, कोई हाई फाई सोसाइटी के अमीर घरानों के व्यक्ति नहीं है। तो यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि हाई सोसाइटी का ही व्यक्ति जो है वही सिर्फ विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात जो है, आप यह समझिए कि यूक्रेन जैसे छोटे से देश में आज 20,000 से ज्यादा जो है। गुरनानी जी, लेकिन आपकी इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से आपने कहा कि एजुकेशन लोन लेने के बाद वो बच्चा लोन अदा करता है, सबसे बड़ी बात ये है कि आधे से ज्यादा उम्र तो उसकी उस लोन को अदा करने में निकल जाती है। मिडिल क्लास जो है वो अपनी EMI, फाइनेंस, लोन, इन्हीं सब चीजों में उलझ कर रह जाता है, पर वो पैसे जोड़ कहाँ पाता है? मैडम तो वो करे क्या? मैं वही तो प्रश्न कर रहा हूँ सरकार से। या तो आप विदेश में जो शिक्षा मिल रही है 35 लाख रुपए में MBBS हो रहा है, तो आप 20 लाख में करवाइए भारत में, तो जाकर के वो जो व्यक्ति है वो यहीं पर रुकेगा, यहीं पर कमाएगा और यहीं पर खाएगा। परंतु भारत में तो जो MBBS है वो 70 लाख में हो रहा है, तो आखिर वो क्यों भारत से करेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBBS? प्रश्न यही तो आ रहा है। आखिर सरकार को यह विकल्प तय करना चाहिए। लेकिन ये विकल्प पीछे की भी सरकारें तो कर सकती थी ना गुरनानी साहब। 70 साल आपने राज किया। मैं लौटूंगी विपिन जी आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। विपिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे गुरु नानक जी की बातों में। देखिए, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2022 की, तो वो अच्छा है। वो भी, उसमें भी काफी अहम उसमें जो नई बातें हुई हैं, नई पहल हुई है, रिफॉर्म्स आए हैं। आप एक्सेस की बात करें, इक्विटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, अब कितना उस पर अमल होता है ये देखने लायक बात होगी। लेकिन मुद्दा, मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा क्योंकि चर्चा हो रही है बच्चों को लाने। अभिशाप में भी वरदान होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब कोविड काल में हमने जी के देखा, 3 लहर आई, दूसरी लहर सुनामी बन के आई, लाशों के अंबार लग गए थे, कब्रिस्तान शमशान घाटों में लंबी कतारें थी। वहां पर तब हमें सीख मिली कि हमें वेंटिलेटर्स की सुविधा करानी है मुहैया, उसके बाद आईसीयू बेड्स और बढ़ाने हैं, तो वो हुए भी है। अब इसी तरह से यूक्रेन का उदाहरण लेकर कि क्या ये जो आपातकालीन की स्थिति आई है, यहाँ पर बच्चों को बुलाना पड़ा, तो यहाँ पर ये सोच अब उस दिशा में जानी चाहिए कि बच्चों के लिए यहाँ पर ऐसी शिक्षा नीति में सुधार लाने की आवश्यकता है कि ताकि एक नई सुबह का आगाज हो, बच्चों को यहाँ पर वो सुविधा मुहैया हो, ताकि बच्चों को यहाँ पर रहने के लिए आकर्षण रहे। एक जो क्रेज है बाहर जाने का, इंडिपेंडेंट, यहाँ पर हॉस्टल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को एक माहौल चाहिए होता है कि हाँ, कॉलेज स्कूल तक तो चलो ठीक है, कुछ नियमों का उनको, उसके बाद आजादी चाहिए बच्चों को कि थोड़ा माँ बाप से भी दूर रहे, इंडिपेंडेंस आए उनको, अपने आप स्वावलंबी बने। लेकिन यहाँ पर अगर वो करना है तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन, वो सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। ये सरकार का ही दायित्व करना पड़ेगा। लेकिन एक जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये जो विलंब की बात हम बार बार कर रहे हैं इस चर्चा में, देखिए विलंब के लिए ये जो क्यों देरी लगी, उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने स्थिति को बिल्कुल समझने में वो उन्होंने देरी करी है, और बहुत ही हास्यास्पद है कि वहां के राष्ट्रपति, वहां की सरकार कौन सी सोच में पड़ी हुई थी। दूसरी बात है रूस, क्योंकि रूस ने बिल्कुल एक नकाब पहना हुआ था, किसी को पता नहीं लगने दिया। बार बार उनसे पूछा जा रहा था क्या युद्ध करेंगे, हमला बोलेंगे, वो लोग बिल्कुल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे थे। और नाटो, जितने नाटो के मुल्क हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी भूमिका क्या रही है, क्योंकि नाटो के भरोसे बैठ गए सब लोग। अगर हम लोग वहां पर अपने बच्चों की बात करें तो उनको यह भरोसा था कि ये युद्ध नहीं होगा। ये जो संदेश मिल रहा था कि नाटो बिल्कुल डट के खड़ी हुई है, तो ये बातें समझनी पड़ेगी कि कम से कम यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी सरकार की आस नहीं लगा रही या वो प्रयास नहीं चल रहे। सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल डटी हुई है यहाँ पर, और हर एक मन से ये वो चल रहा है। लेकिन अभी इस समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि हम शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा कर उसमें रिफॉर्म्स क्या लेके आए, ताकि यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर वो सुविधा मिले जो वो बाहर की तरफ रुक कर जाते हैं, 7 समुंदर पार। ठीक है विपिन जी, मेरे पास समय की भी कमी है। वत्स साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी 30 सेकंड में। मुझे जरा ये बता दें कि अब सरकार के पास एजेंडा क्या है आगे का रिफॉर्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम। अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिक एजेंडा है वो है यूक्रेन में फंसे हुए अपने बच्चों को वापस लाना। वो तो लेकर आना है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो लेकर आएगी सरकार। देखिए, ये हिंदुस्तान का एक प्रबल वो है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये ताकत का एहसास करा दिया कि अगर आप झंडा दिखा रहे हैं तो आपको कहीं कोई बाधा नहीं हो रही है। और ये वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया है कि हम जहाँ भी झंडा लेकर दिखाएं, हमको सुगम रास्ता दिया गया है। लेकिन अब जो बातें सामने में आ रही है कि यूक्रेन इन बच्चों को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है हमारा आर्म ट्विस्टिंग के लिए। आज यूएनओ में जो इनके एम्बेसडर ने बातें कही कि आपको यूएनओ में अब्सटेन नहीं करना चाहिए था, आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ये एक कवर्ट आप धमकी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। गुरु नानक जी, आपका भी आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी मात्र 30 सेकंड में। मैं एक ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा आलोक जी का कि आखिर जो इन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में यूक्रेन से बच्चे भारत आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे आ जाएं, परंतु आज आपको इस समस्या को भी देखना पड़ेगा कि जो यूक्रेन में जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आखिर वह बच्चों के साथ मारपीट क्यों कर रही है जब वह अपने स्वदेश वापस लौटना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो आई है। और दूसरा एक मैं मुद्दा ये रखना चाहूंगा कि आखिर जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वह क्या मुद्दा बना रही है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। एक राशिद रिजवान करके हैं, एक व्यक्ति जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे थे, भारत के ही हैं, उन्होंने सीए और एनआरसी का विरोध किया था और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, और आज उन्होंने अपील करी कि वह यूक्रेन में फंस गए और भारत सरकार उन्हें वापस लाए। तो उस बच्चे का मखौल बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है
क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संप्रदाय से आता है और यह कहा जा रहा है कि आखिर आपने स्वतंत्र रूप से सीए एनआरसी पर विचार प्रस्तुत कैसे कर दिए और आखिर अब आप सरकार से मदद कैसे मांग रहे हैं? तो आज क्या यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सिर्फ उन्हीं लोगों की सरकार है, उन्हीं देशवासियों की सरकार है जो कि सरकार की हर एक नीति से सरोकार रखते हैं? क्या जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं नैतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, क्या यह सरकार उनकी नहीं बची है? क्या सरकार उनकी मदद नहीं करेगी? इस प्रकार की जो धारणा है इसका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। ठीक है गुरनानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन अब बात एक बार फिर से यही निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से रिफॉर्म करने की जरूरत है कि हमारे भारत की जो प्रतिभा है, बार बार प्रतिभा का जिक्र हो रहा है क्योंकि ये वाकई भारत की जो कला है वो बाहर जाकर दूसरे देशों में दूसरे देशों का नेतृत्व कर रही है। जन्मी जो कला भारत में है वो दूसरे देशों में अगर जा रही है तो ये वाकई भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत की कला भारत में रहती है तो हम बहुत अच्छे से विकास कर पाते हैं। अब सरकारों से यही उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो भारत की प्रतिभा है, भारत की जो कला है वो भारत में रहकर भारत के विकास में अपना योगदान दे। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।